हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज से हम वीडियो लेक्चर की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है वो यूनिट फर्स्ट का बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना है। जैसा कि आपको पता ही है, आप मेरे से परिचित हैं, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। अब हम जब बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना करते हैं की बात करते हैं तो इससे आप सभी परिचित हैं कि यूरोपीय कंट्रीज जो थी वो धीरे धीरे साम्राज्यवाद की ओर बढ़ते हुए एशिया और भारत में अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहती थी। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु उन्होंने लंदन में महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। प्रारंभ में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी तो ये पूर्ण रूप से व्यापारिक उद्देश्यों से की गई थी कि इन देशों के साथ व्यापार किया जाएगा और उस व्यापार में मसाले, सूती वस्त्र, नील और अफीम इन चीजों के व्यापार पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज उस व्यापार को बढ़ाते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली और जब व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली उससे पहले जहांगीर के शासनकाल में 1608 में जनरल हॉकिंस और 1615 ईस्वी में सर टॉमस मुनरो जो थे वो राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने अजमेर में टॉमस मुनरो ने जहांगीर से भेंट करी और साथ ही उन्होंने अपनी व्यापारिक कारोबार को बढ़ाने की बात कही। धीरे धीरे सबसे जो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की वो सूरत में स्थापित की। तत्पश्चात उनका जो आकर्षण था वो धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ता चला गया। अंग्रेजों ने हुगली बंगाल में अपनी कोठी उस समय के बंगाल के सूबेदार के पुत्र शाह शुजा की अनुमति से बना। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1698 ईस्वी में, और हाँ इससे पहले कि इसी मध्य राजवंश की एक महिला बीमार पड़ गई थी और उनके बीमार पड़ने के पश्चात एक अंग्रेजी डॉक्टर ने उनका उपचार किया था। तो जब उनका उपचार किया गया तो सूबेदार ने उन्हें पारितोषिक के रूप में इन प्रदेशों की बंगाल, बिहार और उड़ीसा की में अपना व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान कर दी। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतानाती, कालीघाट व गोविंदपुर की जमींदारी केवल 1200 रुपए मात्र में प्राप्त हो गई और जैसे जैसे ये कालीघाट और गोविंदपुर का जो क्षेत्र था, ये जो अब कलकत्ता का क्षेत्र है उसके आसपास वाला क्षेत्र था, यही आगे चलकर कलकत्ता बना और धीरे धीरे इन्होंने अंग्रेजों ने मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि अब जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में तो इतना नहीं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आगे बात करेंगे 1717 की, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य जो है वो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे कि वो मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता को बना के रख सकें। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और वो व्यापारिक कंपनी, वो अंग्रेज जो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का वो स्वप्न देखने लगे। इसके लिए उन्होंने मुगलों की जो में आपस में एकजुटता नहीं थी, उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे और धीरे धीरे हम देखते हैं कि औरंगजेब जो था उसने 1705 में मुर्शीद कुली खां को
बंगाल का सूबेदार बनाया था। लेकिन जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की जमींदारी पर इन सूबेदारों का ये अधिकार करने का स्वप्न देखने लगे। अभी आगे चलकर हम देखते हैं कि 1700 वो मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात जब सरफराज खां को सूबेदार बनाया गया तो सरफराज खां को एक युद्ध में पराजित करके अलीवर्दी खां जो थे, वो जो बिहार में पहले नायब सूबेदार थे, उन्होंने सरफराज खां जो सूबेदार था उसका वध कर दिया, उसे एक युद्ध में परास्त कर दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की सूबेदारी उन्होंने प्राप्त कर ली। और सूबेदारी ही नहीं बल्कि ये एक तरह से बंगाल के एक स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता करने लगे, क्योंकि जो उत्तराधिकारी मुगल शासक थे औरंगजेब के पश्चात, वो हमने जैसे कहा कि बहुत अधिक कमजोर थे, तो वो उसका फायदा उठाकर अपनी सत्ता, ये जो सूबेदार थे, ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर लगे। अंग्रेजों को पहले से ही बंगाल और इन स्थानों पर व्यापार की अनुमति मिल गई थी, अपनी कोठियां स्थापित करने लगे थे। 1717 में मुगल सम्राट फखरुशियार जो था, उसने इन व्यापारिक जो रियायतें थी उनकी पुष्टि कर दी, उनका कंफर्मेशन कर दिया और अंग्रेजों को फ्री पास दे दिया। अब वो भारत में जिनसे जो निर्यात कर रहे थे या जो वो आयात कर रहे थे, उस पर उन्हें पूर्ण रूप से छूट दे दी गई, फ्री पास दे दिया गया, उस पर किसी प्रकार का कोई चोरी कर नहीं लगता था। यहाँ मैंने बताया कि 1741 में अली मर्दान खां बंगाल का सूबेदार बना और अली मर्दान खां जो था वो काफी यद्यपि योग्य था और उसने भारत से और स्पेशली बंगाल के क्षेत्रों से यूरोपीय शक्तियों को हटाने का प्रयास भी किया। लेकिन इसी बीच मराठा युद्ध जो थे, मराठा उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे थे और उनके युद्धों के कारण जो अली मर्दान खां जो ध्यान यूरोपीय शक्तियों या अंग्रेजों पर देता, वो हट गया उसका ध्यान और वो उसमें लग गया। लेकिन अली मर्दान खां की जब 1756 ईस्वी में मृत्यु हुई, उससे पहले उसने सिराजुद्दौला जो कि उसका दोहित्र था, उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और उसने उसे इस बात के लिए आगाह भी किया कि यूरोपीय शक्तियों को बलशाली नहीं होने देना, क्योंकि यदि ये शक्तिशाली बन गई तो ये संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लेंगी। इधर जब सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बन गया, या ये हम कहें कि एक तरह से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया, तो क्योंकि सिराजुद्दौला के लिए भी ये जो बंगाल की नवाबी थी ये बहुत स्मूथ नहीं थी, उसका विरोध करने वाले काफी लोग थे और उसकी मौसी घसीटी बेगम जो थी, उन्होंने अपने पुत्र शौकत जंग को वो उस अली मर्दान खां का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। उन्होंने उसका विरोध किया और शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से युद्ध में परास्त करके बंगाल पर अपना अधिकार कर दिया। अब आगे क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो था उसका गृह क्षेत्र में भी, मतलब क्योंकि जैसे घसीटी बेगम, शौकत जंग विरोध कर रहे थे, अमीचंद एक व्यापारी था वो विरोध कर रहा था, राजवल्लभ जो कि इसका दीवान रहा था वो भी धीरे धीरे उसका विरोध करने लगे। तो उसके का जो साम्राज्य स्थापित उसने किया उसमें उसे प्रारंभ से ही कठिनाइयों का सामना करना। दूसरी ओर ये लोग न केवल विरोध कर रहे थे बल्कि ये अंदर ही अंदर अंग्रेजों से मिल गए थे और अंग्रेजों से मिलने से इनकी शक्ति जो है वो और अधिक सुदृढ़ हो गई। जब सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को कलकत्ते और उसके आसपास
किलेबंदी करने के लिए मना किया तो अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी। फ्रांसीसी जो थे, जो कि चंदनगर और उन क्षेत्रों पर उन्होंने इलाका कर लिया था, वो सिराजुद्दौला की बात मानकर पीछे हटे। लेकिन अंग्रेज जो है वो निरंतर कलकत्ता, और कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का पर अपना अधिकार कर लिया था, तो वहां पर वो निरंतर आगे बढ़ते रहे और फोर्ट विलियम्स के किले के आसपास के क्षेत्र में उन्होंने खाई बना ली थी, जिससे कि कोई भी सेना उस तक पहुंचने के लिए उनसे संघर्ष करना पड़े और वो विजित न। अब हम क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, और कि सिराजुद्दौला जो था, जब वो अंग्रेजों ने जिन्होंने की बंगाल की जमींदारी, इन क्षेत्रों की जमींदारी उन्होंने प्राप्त कर ली थी, तो भारतीय का ये मानना था कि वहां की जमींदारी उसके पास है, इस पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज ये सोचते थे कि उन्हें उनके पूर्वकालिक शासकों ने ये अधिकार दे दिए, तो वो उस पर अपना अधिकार जमाने की और धीरे धीरे न केवल व्यापार बल्कि राजनीति में दखलंदाजी करके वो भारत में अपना राजनीतिक महत्व बनाना चाहते थे। आगे चलकर हम इसी में देखेंगे कि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध से, जो कि 1757 में हुआ, उससे अपनी पकड़ भारत में बनानी शुरू कर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य धीरे धीरे कटुता बढ़ने लगी। और इस कटुता बढ़ने का कारण क्या था? क्या कारण था कि बंगाल जो था वो एक संपन्न प्रदेश था। यहाँ पर कृषि, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग ये काफी थे, और यहाँ पर धन, जो बंगाल की संपत्ति थी, वो अंग्रेजों के आकर्षण का केंद्र है। तो वो एक किसी भी तरह बंगाल से अपना प्रभुत्व हटाने की बात नहीं सोचते थे, और जब सिराजुद्दौला उनका विरोध करता था तो वो उसका विरोध करके भारतीयों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करने। दूसरा, उत्तराधिकार का जो प्रश्न था, जैसे कि मैंने कहा कि अली मर्दान खान ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन शौकत जंग, जो कि उसकी मौसी का लड़का था, और राजवल्लभ, अमीचंद, जगत सेठ, जो कि हिंदू व्यापारी थे, वो उसके उत्तराधिकार के प्रश्न का उसे शासक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और वो मानते थे कि यदि हम अंग्रेजों के साथ मिल जाएं तो संभवतः बंगाल पर हमारा अधिकार हो जाए। फिर नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। उस समय एक ये परंपरा चली आ रही थी लंबे समय से कि जब कोई भी नवाब गद्दी पर बैठता तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे वो, और अंग्रेज जो कि यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, कि वो उसे तरह तरह के उपहार दिया करते थे और राजा को, जिससे राजा जो है वो प्रसन्न। और इस समय तक अंग्रेज जो के पास इतना धन नहीं था, क्योंकि बंगाल बहुत संपन्न प्रदेश था, तो उन्हें ये लगता था कि हम जो भेंट दे रहे हैं वो उस बंगाल के सम्राट के लिए तुच्छ है। लेकिन जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही उसकी अनदेखी करनी प्रारंभ कर दी। वो राज दरबार में अंग्रेज उपस्थित नहीं हुए, उसे शिष्टाचार जो था कि वहां पर उपस्थित होते उसे उपहार देते, वो नहीं दिया, जिसके कारण जो सिराजुद्दौला था उसे वो अपना अपमान महसूस हुआ। साथ ही उसने कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी वो देखने की इच्छा करी, अंग्रेजों ने उसे वो भी नहीं दिखाई। बात अंग्रेजों का व्यापारियों के साथ गठबंधन, क्योंकि अंग्रेज जो थे उन्हें फ्री पास, मतलब बिना
चुंगी दिए उनका व्यापार चल रहा था। तो इससे क्या था, ये बंगाल के नवाब के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा था। तो सिराजुद्दौला या उससे पूर्व भी जब उनसे ये चुंगी या इसकी बात कही जाती तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि फखरुशियार ने उन्हें ये अधिकार दे दिया था। और अंग्रेजों ने स्वयं तो फ्री पास का फायदा उठाया ही, इसका फायदा उन्होंने अन्य प्रकार से ऐसे उठाया कि हिंदू व्यापारियों को, जगत सेठ, अमीचंद वगैरह को अपनी तरफ मिला दिया। अब जब वो उनकी तरफ मिल गए तो राज्य को या बंगाल के का जो शासक था, सत्ता भी मुगल शासकों के पास ही थी, लेकिन ये तीनों क्षेत्रों में ये लोग स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। तो ऐसी स्थिति में हिंदू व्यापारियों का अंग्रेजों के साथ चले जाने पर राजस्व में और अधिक नुकसान होने लगा। और सिराजुद्दौला ने इसके लिए उन हिंदू व्यापारियों से भी बात करी, लेकिन हिंदू व्यापारी अभी अंग्रेजों के साथ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का स्वप्न देख रहे। इसीलिए अपने आगे का ये जो पॉइंट है कि व्यापारिक सुविधाओं का वो दुरुपयोग भी करने लगे। फिर कि ये नवाब के शत्रु कौन? शौकत जंग, राजवल्लभ का पुत्र और हिंदू व्यापारी। ये अंग्रेज जो थे उन्हें शरण दे रहे थे। तो इन नवाब के शत्रुओं को ये लगने लगा कि अब हम यदि अंग्रेजों का साथ देंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद रहेगा। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग में वही फ्री पास और ये सब चीजें आ जाएंगी। अब अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते में जब किलेबंदी की जा रही थी तो सिराजुद्दौला ने इसके लिए अंग्रेजों को मना, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे। और नवाब को अगर हम देखें तो उसके साथ उसके दरबार के लोग ही उसका सहयोग नहीं दे रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजों की कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में किलेबंदी लगातार बढ़ती गई। अब जब ये किलेबंदी बढ़ रही थी तो इसने सोचा, सिराजुद्दौला ने, कि अंग्रेजों के विरुद्ध वो सेना लेकर कलकत्ता, पहले वो पूर्णिया, सबसे पहले जून में 1756 में वो पूर्णिया पहुंचा और पूर्णिया में उसने शौकत जंग को परास्त। पूर्णिया से आगे चलकर 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला जो था वो कासिम बाजार के क्षेत्र पर उसने अधिकार कर। अंग्रेजों को क्योंकि अभी इस बात का अंदाज नहीं था तो सिराजुद्दौला जो था वो धीरे धीरे उसकी विजय होती गई और वो आगे बढ़ता। जब सिराजुद्दौला की सेनाएं जो थी वो कासिम बाजार से फोर्ट विलियम की ओर बढ़ने लगी तो अंग्रेजों ने उसका विरोध करना चाहा, लेकिन जो नवाब था वो निरंतर फोर्ट विलियम की ओर बढ़ रहा था, कलकत्ते की ओर बढ़ रहा था। जब वो फोर्ट विलियम के बिल्कुल पास पहुंच गया तो अंग्रेज जनरल रेड जो थे उन्होंने, वो अपने परिवार सहित वहां रहते थे, अपने परिवार सहित वहां से पलायन कर दिया और वो वहां से फोर्ट विलियम से भाग गए और उन्होंने पानी के जहाज में बैठकर हुगली नदी को पार करके अपने प्राण बचाए। अब क्योंकि अभी भी अंग्रेज सैनिक और कुछ लोग वहां पर थे तो जनरल हॉलवेल को इसका सिराजुद्दौला से आक्रमण करने की या सिराजुद्दौला से रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई। तो फोर्ट विलियम की रक्षा का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि ये प्रयास सफल नहीं हो पाएगा तो 20 जून 1756 ईस्वी को 1756 को उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ
जो सैनिक थे वो पीछे के दरवाजों से भाग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि जब नवाब ने सैन्य कार्यवाही की थी और इस समय नवाब की सेना जो कि उसके साथ चली थी उनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए, अगर यहीं पर अंग्रेज सैनिक और नवाब पूर्ण रूप से अधिकार करके उनका दमन कर देते तो संभव था कि आगे चलकर पानीपत का युद्ध, पानीपत कह रही हूँ, इसका प्लासी का युद्ध नहीं होगा। जो 1857 ईस्वी में प्लासी और उसके पश्चात हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ। लेकिन अंग्रेज जो थे अभी प्लासी जो का युद्ध हुआ उससे पहले हम देखेंगे कि एक घटना जो कि ऐसा लगता है क्योंकि कि मनगढ़ंत है और जिसका निर्माता जो था वो जनरल हॉलवेल को माना जाता है। ये कहा जाता है कि फोर्ट विलियम पर अधिकार करके सिराजुद्दौला तो जो था वो मुर्शिदाबाद चला गया और उसने यहाँ पर मानिकचंद को वहां का गवर्नर बना। तो सिराजुद्दौला और औरंगजेब के मध्य जो संघर्ष की घटना हुई उसे उसने ब्लैक होल काल कोठरी की घटना का नाम, और अंग्रेज उसने लिखा कि नवाब की सेना ने या नवाब के आदमियों ने 146 लोगों को एक कोठरी, एक बहुत छोटे कमरे में बंद कर दिया। गर्मी के दिन होने के कारण वहां पर उमस बहुत ज्यादा थी और सुबह को जब उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो उसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित थे। इसका परिणाम इससे क्या सिद्ध होता है कि हॉलवेल ये दर्शाना चाहता था कि सिराजुद्दौला जो था वो कितना निर्मम और क्रूर था कि उसने इन लोगों को इस तरह बंद कर दिया और रात रात में ही इतने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का ये मानना है क्योंकि तत्कालीन जो क्लाइव और वॉटसन ने जो वहां की घटनाओं का अपने उसमें उल्लेख किया उसमें भी कहीं ब्लैक होल की घटना का उल्लेख नहीं मिलता। एक फ्रांसीसी उसमें उल्लेख मिलता है लेकिन उसमें जो मृतकों की संख्या है वो काफी कम बताई गई है। अतः ये हॉलवेल के मन की कल्पना या सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों को भड़काने का मामला कहा जा सकता है। ये सही से क्योंकि अंग्रेजी जो अन्य चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, अन्य लेख मिले हैं, उसमें भी कहीं इस घटना का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन ये जो घटना थी उसने अंग्रेजों को सिराजुद्दौला के विरुद्ध और अधिक शक्तिशाली बना दिया। और जब इस घटना की सूचना ये कहते हैं कि इंग्लैंड तक पहुंची तो उन्होंने क्लाइव को सिराजुद्दौला का सामना करने के लिए भेजा। और हाँ, इसमें एक जो मुख्य नाम रह गया वो मीर जाफर का भी था जो कि सिराजुद्दौला का निरंतर विरोध कर रहा था। तो ब्लैक होल की घटना के बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई जो कि पूर्णतः अंग्रेजों के हित में थी और बाद में अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि का सिराजुद्दौला पर उल्लंघन करने का आरोप लगाकर आगामी युद्ध प्रारंभ कर। अब प्लासी और बक्सर का युद्ध जो है वो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आशा है आप लोगों को ये समझ आया होगा कि ये हमारा आज से आधुनिक भारत की क्लास शुरू हुई।